ग्लेशियर गिरने से भूकंप आया है, मतलब जो ग्लेशियर ऊपर से नीचे गिरा है तो उसके कारण यहाँ पर जमीन हिली है। और ना कोई बारिश और ना कोई आंधी, लेकिन पानी का इतना बड़ा सैलाब नेपाल के एक बड़े हिस्से को बहा कर ले गया, यहाँ से खदेड़ कर ले गया बोलना लाजमी होगा। क्योंकि नेपाल की जो अभी आपदा आई है, ये विस्तार में ये वीडियो में हम जानने वाले आखिर ना कोई बारिश आई ना कोई आंधी आई, फिर भी इतना पानी कहाँ से आ गया और इतना बड़ा सैलाब आके नेपाल को आखिर कैसे बहा के ले गया। यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर मर चुके हैं और कुछ लापता है। तो इसका पूरा विश्लेषण ये वीडियो में मैं आपके साथ रूबरू कराने वाला हूँ। तो मैं गौरव सुरकार और आपने हाल ही में ही गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है, और ये वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल में इतना बड़ा पानी का सैलाब कहाँ से आया, आखिर ऊपर से ग्लेशियर टूटा है या फिर यहाँ पे कुछ भूकंप आया है, क्या हुआ है, ये पूरे विस्तार में ये वीडियो में मैं सभी इंफॉर्मेशन आपके साथ रूबरू कराने वाला हूँ। तो आइए बढ़ते आगे और जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। जब बचाव कार्य के कुछ हेलीकॉप्टर मौका स्थल पर पहुंचे तो वहां पर पायलट ने हमें कुछ दिल हिलाने वाली बात कही है। मतलब जहां पर वो रेस्क्यू के लिए गए थे वहां पर नीचे गांव भी अवेलेबल नहीं थे, कुछ एरिया भी वहां पर लोग नहीं दिख रहे थे, साथ ही साथ यहाँ पर लैंडिंग के लिए कुछ भी वहां पर प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। मतलब जहां पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं वहां का जो नीचे प्लेटफॉर्म होता है वो हेलीपैड भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो इतनी बड़ी आपदा थी, मतलब यहाँ पर पूरे गांव के गांव खदेड़ कर लेके गया था बारिश का ये पानी। उसके साथ यहाँ पर लैंडिंग के लिए कुछ भी जगह नहीं थी, तो पायलट वैसे ही वापस आए। यहाँ पर मदद कार्य अभी भी शुरू है, और नेपाल में ये जो भूखदा आई है या फिर जो ये आपत्ति आई है ये बहुत ही बड़ी है। तो हमें इससे कुछ सीखना है और आगे आपत्ति के बारे में हम सब इंफॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये जो हमारा अभी भूकंप आया है वो सुबह 8:30 के बाद ही आया है, और ऐसा मानकर चलता है कि जो भूकंप आया था उसके वजह से जो हिमखलन है वो नीचे गिरा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सामने आई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अनुसार, नेपाल में जो विनाशकारी आपदा हुई है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर ग्लेशियर का टूटना। और आखिर ग्लेशियर क्यों टूटा है तो यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे हमारा बेड लगा रहता है, बेड के ऊपर गद्दी होती है और गद्दी के आगे ऊपर जो चादर रखी हुई होती है वो चादर थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती है चट्टान के ऊपर, वैसे ही एक ग्लेशियर था जो कि बहुत ही बड़ा था, और जमीन से उसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर था। जमीन से वो ऊपर 1200 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर के ऊपर था। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि वो जो जो बर्फ का ग्लेशियर था वो ऊपर से टूट गया और नीचे गिर गया। 1 किलोमीटर नीचे अगर कोई इतना बड़ा चट्टान वाला ग्लेशियर गिरता है तो यहाँ पर जमीन में कंपन होना शुरू हो जाती है। मतलब एक इसको एक्सीडेंटली हैमरिंग बोलते हैं। तो हैमरिंग होने के कारण यहाँ पर एक नॉर्मल सा भूकंप आया है, 3 पॉइंट समथिंग रेक्टर स्केल का यहाँ पर एक भूकंप आया, और इसी वजह से यहाँ पर हमें एक रेक्टर में भूकंप की आपदा यहाँ पर दिखी है। लेकिन एक्चुअली ग्लेशियर गिरने से भूकंप आया है, मतलब जो ग्लेशियर ऊपर से नीचे गिरा है तो उसके कारण यहाँ पर जमीन हिली है और एक भूकंप का झटका हमें यहाँ पर मिला है। फिर उस झटके के कारण यहाँ पर थोड़े भी दूसरे ग्लेशियर गिरे हैं, कुछ मलबा और मिट्टी भी नीचे खिसक कर आई है, क्योंकि इसका अटैक ही इतना बड़ा था। इसका जो हैमरिंग था वो बहुत ही बड़ा था। आप मानकर चलिए कि इतना बड़ा पहाड़ जैसा ग्लेशियर अगर ऊपर से नीचे 1 किलोमीटर के दूर से नीचे तक आकर आकर गिरता है तो कितना बड़ा यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। यहाँ पर सबसे पहला रीजन था हिमस्खलन होना, मतलब ग्लेशियर का ऊपर से नीचे तक टूट जाना। अब ग्लेशियर का इतना बड़ा टुकड़ा नीचे एक नदी में गिरा है, मतलब वहां से नीचे एक नदी बह रही थी, लेंदे नदी जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर नदी में ये पूरा ग्लेशियर का हिस्सा गिर गया तो नदी ब्लॉक हो गई। मतलब यहाँ पर अस्थाई यहाँ पर एक झील बन गई। मतलब नदी में जो पानी बह रहा था वो ग्लेशियर के कारण यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा हो गया और ढेर सारा पानी वहां पर जमा हो गया। उसके बाद वो जो नॉर्मल रूप से जो अस्थाई झील बनी थी, तो जो ग्लेशियर वहां पर मलबा गिरा था वो मलबा भी फिर से हट गया, और हटने के कारण वहां पर जितना भी पानी इकट्ठा हुआ वो एक फोर्स से नेपाल की ओर, तिब्बत से नेपाल की ओर बढ़ता चला गया, और वहां पर बहुत बड़ा पानी का सैलाब आया। और साथ ही साथ जब ये एक बार पूरा सैलाब, मतलब ये अस्थाई झील टूट गई, तो यहाँ पर झील में पानी था, बर्फ के टुकड़े थे, मिट्टी थी, बड़े बड़े पत्थर थे, और वो जमीन को एक जगह से दूसरे जगह पूरा खिसकते हुए लेके गया। और यहाँ पर बहुत बड़ी आपदा, आप देख सकते कि नेपाल में पहले चित्र कैसे थे अब चित्र कैसे है। मात्र पानी का जो
यहाँ पर स्पीड ऑफ वाटर था वो 30 टू 40 किलोमीटर पर आवर्स था, मतलब इतने तेजी से पानी बह रहा था। साथ ही साथ मलबा भी पानी के साथ ही बह रहा था, कुछ बर्फ के टुकड़े थे वो। और अपने साथ में आए हुए सभी घरों को, गाड़ियों को, पुलों को, सभी को रेंगता हुआ आगे चला गया। तो नेपाल में हाल ही में ये आपदा हुई है, इसके पीछे का एक मुख्य और प्रमुख एक ही कारण है, जो जलवायु परिवर्तन। मगर मतलब यहाँ पर ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पर नीचे गिर रहे हैं, मतलब ग्लेशियर यहाँ पर पिघल रहे हैं। उसका सीधा अर्थ यह है कि वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रूप से बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है तो ग्लेशियर कमजोर हो रहे हैं। मतलब जो इकट्ठा बर्फ होती है वो थोड़े थोड़े तरीके से नहीं पिघलती, कुछ टुकड़े टूट जाते हैं, कुछ कहीं से पिघल जाते हैं। मतलब टेम्परेचर जहाँ वहाँ का बढ़ जाता है तो वहाँ पर बर्फ का पिघलना शुरू हो जाता है, और इसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के वजह से यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर और उस जगह पर इंसानों का होना, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना, वहाँ पर प्रदूषण बढ़ना, ये सभी रीजन है वहाँ के ग्लेशियर को पिघलाने के, और साथ ही साथ ये इतनी बड़ी आपदा आने के। तो जलवायु परिवर्तन से यहाँ पर ग्लेशियर पिघला, टूटा और इतना बड़ा यहाँ पर जल सैलाब आया है।